कॉटेज इंडस्ट्री का जो है वो आम जुबान में इस्तेमाल हम सभी को पता है, लेकिन सेल टैक्स के अंदर इसकी खास डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। समझना मुश्किल नहीं। कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर जो चीजें बनाता हो वो कॉटेज इंडस्ट्री में आएगा अगर उसका टर्नओवर यानी कि उसके साल में जितनी भी रिसीट्स उसके पास आई हैं वो 1 करोड़ से कम है, या अगर बिजली का कनेक्शन उसका लगा हुआ है और सारे साल में 12 महीने का बिजली का बिल जो है उसका 8 लाख रुपए से कम है, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएगा। कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको कई बेनिफिट्स भी हैं कि वो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है कॉटेज इंडस्ट्री पे, और कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो सप्लाईज करेगा, जो चीजें बेचेगा, उन पे सेल टैक्स भी चार्ज करेगा। सेल टैक्स तो क्योंकि वही चार्ज करेगा जो रजिस्टर्ड है। आसान सी डेफिनेशन है, कुछ आगे मुश्किल भी आने वाली है, तैयार रहेंगे आप। ये डिस्ट्रीब्यूटर है जी, आपके सामने जो है डिस्प्ले करने लगा हूं मैं। सर टर्नओवर से क्या मुराद है? वो एक्सपेंसेस जो रिसिप्ट होते हैं इनके, या जो मटेरियल वगैरह परचेस करते हैं कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के? टर्नओवर से मुराद ये है कि आपने कितने रुपए की चीजें बेची हैं। अच्छा, बेची कितने की है, ठीक है। बेची कितनी रिसीट्स, सेल कितनी? पैसे तो वो है ना आपके पास, जो चीजें बेची हैं तो वो आपके अच्छा, रिसिप्ट। टर्नओवर का ताल्लुक जो है वो आपके प्रॉफिट से नहीं है। टर्नओवर का ताल्लुक है आपने सेल से। सेल की है, आपके पास कितनी रिसीट्स आई हैं। ठीक सर। जैसा कि आपके सामने स्लाइड पे डिस्प्ले हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर नाम से पता लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो कोई ऐसा शख्स है जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सही सोचा आपने। सेल टैक्स के हवाले से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर पे शर्तें हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है, ये नुमाइंदा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, किसी बड़े मैन्युफैक्चरर का नुमाइंदा होता है, ये किसी इंपोर्टर का होता है, या किसी बड़े स्केल के पर्सन का होता है जो कारोबार कर रहा होता है। वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर, जैसे नीचे कोको कोला वगैरह हमने लिखा हुआ है, ये खुद तो नहीं ना बोतलें बेच सकते या दुकानों पे पहुंचा सकते, ना ये बड़े बड़े शहरों में पहुंचा सकते हैं। कंपनी का काम तो बनाना है, चीजें मैन्युफैक्चर कर ली, बाकी सेल में उसका इतना ही किरदार होता है कि वो मोटी मोटी जगह पे लोगों को यानी कि दे सकती हैं, ऐसे बाजार बाजार में जाके वो नहीं दे सकते। तो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं, जो मुख्तलिफ जिलों में, किसी जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है किसी ब्रांड का, जैसे कोको कोला हमने लिखा, हो सकता है कि किसी जगह पे किसी शहर में कोको कोला का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो पूरे जिले का, और वो फिर आगे जो है ना होलसेलर और रिटेलर्स को दुकानों पे सप्लाई करता हो या लोग उससे लेते हों। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि ये मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर या कोई और दूसरा पर्सन इसे अपॉइंट करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और ये भी सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ता है इसे, क्योंकि ये उसका नुमाइंदा है और चीजें बेच रहा है और उन चीजों पे सेल टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना सेल टैक्स के पर्सपेक्टिव से वो रजिस्टर्ड होते हैं, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये थर्ड शेड्यूल आइटम का मेंशन किया हुआ है। ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स वो होती हैं जिनके ऊपर कीमत लिखी होती है। हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, दूध का डब्बा लेते हैं, शैम्पू का पैकेट लेते हैं, उन चीजों के ऊपर जो है आपका कीमत लिखी होती है और सेल टैक्स लिखा होता है। इनको थर्ड शेड्यूल आइटम्स कहते हैं। ये सेल टैक्स के शेड्यूल्स हैं, जैसे इनकम टैक्स के शेड्यूल है, इसी तरह सेल टैक्स के भी शेड्यूल्स हैं। उन शेड्यूल्स में से एक थर्ड शेड्यूल है जिसके अंदर वो आइटम्स दी गई हैं जिनके ऊपर कीमत का अंदराज जो है वो मैन्युफैक्चरर करता है, और वो मैन्युफैक्चरर ने ही उसमें प्रॉफिट इंक्लूड किया होता है कि ये कितना प्रॉफिट जो है वो बेसिकली उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कमाएगा, या डिस्ट्रीब्यूटर से आगे रिटेलर कमाएगा। अब आगे एक छोटी सी डेफिनेशन और आपके सामने डिस्प्ले की है, ये है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट क्या होता है ये सेल टैक्स के अंदर? ये कोई भी कंप्यूटर डाटा हो सकता है, जरूरी नहीं कागज में मुहित हो, प्रोग्राम हो सकता है, डिस्क हो सकती है, माइक्रोफिल्म जो आज नहीं चलती इतनी, कोई भी और स्टोरेज का मीडियम हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स की जो है ना वो सेल टैक्स में अहमियत है, और डॉक्यूमेंट का मतलब इसमें यही लिया जाएगा जो चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। और जनरल मीनिंग अगर कोई डॉक्यूमेंट की है
जैसे कोई कागज है, पेपर है, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा सेल टैक्स के हवाले से। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट नहीं समझते, आम जुबान में कंप्यूटर प्रोग्राम को हम डॉक्यूमेंट नहीं समझते, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सेल टैक्स वो भी डॉक्यूमेंट है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, यूएसबी, ये भी डॉक्यूमेंट है इसके पर्पज से। ये नीचे कुछ चीजें डिस्प्ले की हुई हैं, इनकी जरूरत कब पड़ती है, ये सेक्शन आप आगे जाके पढ़ेंगे। इन सेक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है, जब आप ऑडिट करते हैं उस वक्त डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। ये इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट है, इसमें जरूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट में 38 में। सर्च वारंट जब आप हासिल करते हैं और सर्च करते हैं प्रेमिसेस को, तो फिर इनकी जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, वहां से आप ये डिस्कवर करते हैं, इनकी बुनियाद पे टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स एवेजन आप पकड़ते हैं। अब आगे आपके सामने ड्यू डेट डिस्प्ले हो रही होगी, ये एक डेफिनेशन है। ड्यू डेट जो है ये रिटर्न के हवाले से समझ लें अहम चीज है, आगे की समझ मुश्किल नहीं है। ये इसका ताल्लुक रिटर्न के हवाले से है। जैसे इनकम टैक्स में भी एक ड्यू डेट होती है और सेल टैक्स में भी एक ड्यू डेट होती है। एक रिटर्न के हवाले से एक ड्यू डेट जो है वो एक खास डेट होती है। डेफिनेशन की वर्डिंग ये कहती है कि इन रिलेशन टू द फर्निशिंग ऑफ अ रिटर्न means the 15th day of the month following the end of the tax period or such other date as the board may specify। दो चीजें हैं जी, एक टैक्स पीरियड है। टैक्स पीरियड क्या होता है? टैक्स पीरियड जो है वो एक खास पीरियड होता है, और वो नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया भी गया है कि हर महीना एक टैक्स पीरियड है सेल टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स में एक साल पूरा जो है ना वो टैक्स पीरियड है। माइक जी अपने म्यूट रखें काइंडली, तमाम लोग जो बात नहीं करना चाह रहे, कोई क्वेश्चन नहीं है, माइक म्यूट रखें। टैक्स पीरियड सेल टैक्स के अंदर एक महीने का पे महित होता है, और एक महीने के टैक्स पीरियड से मुतल्लिक उसका रिटर्न हर महीने का सेल टैक्स में अमूमन ज्यादातर केसेस में हर महीने रिटर्न फाइल की जाती है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें 3-3 महीने बाद रिटर्न फाइलिंग की जाती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पीरियड रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स हैव टू फर्निश देयर रिटर्न ईच मंथ, यानी कि हर महीने का रिटर्न उन्हें फाइल करना पड़ता है, और हर महीने की ड्यू डेट होती है रिटर्न जमा कराने की। वो ड्यू डेट उससे अगला जो महीना उसकी 15 तारीख होती है। जैसे नीचे समझाया भी गया है, टैक्स पीरियड पहली तारीख से शुरू होता है, 30 या 31 तारीख को खत्म हो जाता है। पिछला महीना जो है ये नवंबर का गुजरा है, जिसमें हमने क्लासेस का आगाज किया था। ये एक टैक्स पीरियड है। ये गलती से स्लाइड जो है ना वो आगे हो गई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये फिर आपके वापस आ गई आपके सामने। पिछला जो महीना ये नवंबर का था, ठीक है जी। ये एक टैक्स पीरियड अगर इसको मान लिया जाए तो इसके रेफरेंस से ड्यू डेट क्या होगी? ये टैक्स पीरियड इसको मान लिया जाए तो 15 दिसंबर इसकी रिटर्न जमा कराने की डेट है, ड्यू डेट। बस ये सिंपल सी बात है कि ड्यू डेट होती है एक टैक्स पीरियड के रिटर्न जमा कराने की, जो ड्यू डेट है वो उससे नेक्स्ट मंथ जो होता है उसकी 15 तारीख होती है। अब दिसंबर जो है इसकी ड्यू डेट जो है वो 15 जनवरी होगी, यानी कि दिसंबर के महीने में जो भी आपने खरीदा या बेचा है और उस पर जितना सेल टैक्स लिया या दिया है वो आपने जनवरी 15 तक बताना होगा, दिसंबर 15 के मुतालिक। और नवंबर के मुतालिक जो है ये 15 दिसंबर तक ये जो भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड लोग हैं बताएंगे, उनकी ड्यू डेट 15 दिसंबर है। ये आपको चीज एक छोटी सी पता होनी चाहिए। अब इसमें एक अहम चीज ई इंटरमीडियरीज हैं। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं और टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि सेल टैक्स की रिटर्न जो है ना वो हर महीने फाइल होती है। और अब तो फिर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा है, पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं था। वास्ट टैक्स पेयर्स के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट रखें या टैक्स का एक्सपर्ट अपने पास रखें तनख्वाह पे और वही इनकी रिटर्न फाइल करे। इसलिए एफबीआर ने सहूलत दी हुई थी ई इंटरमीडियरीज की। ये प्राइवेट टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको एफबीआर रजिस्टर करता है, और इनके पास ये फैसिलिटी होती है कि टैक्स पेयर इनके पास चले जाएं, इनको अपना डाटा दे दें और इनसे अपना गोशवारा जो है ना हर महीने का रिटर्न जो अलग से फाइल करवा लें। इनको भी ऑर्डिनेंस में डिफाइन कर दिया गया है। ये वो लोग हैं जो सेल टैक्स एक्ट के तहत फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स या दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो बोर्ड रिक्वायर कर सकता है, ये रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे जमा कराने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। एफबीआर इनको रजिस्टर करता है
और इनका डाटा भी रखता है। लिहाजा ये एक ट्रस्ट होता है इनके ऊपर, जो टैक्स पेयर इनको बताता है ये वही चीज़ फाइल करती हैं। आम वकील तो ये है ना कि आपने किसी से कोई काम करवाया, वो भाग भी सकता है, मुकर भी सकता है, लेकिन ये इंटरमीडियरी एक बाकायदा एक लाइसेंस याफ्ता समझ लें आप, एक ऐसे तरीके से होते हैं कि ये जेन्युइन काम करते हैं, डंडे नहीं मारते इस काम में। ये क्वेश्चन था कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं जी, ये सभी इटसेल्फ रजिस्टर्ड होते हैं या बाय द बिहाफ ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं? ई इंटरमीडियरीज अपना नाम ये इंटरमीडियरीज जो है ना, ये एक आप सेल्फ रजिस्टर्ड नहीं होते, इनको एफबीआर रजिस्टर करता है कि भाई आप इंटरमीडियरीज हैं सेल टैक्स के तहत, और अगर आपसे कोई सेल टैक्स में लेना चाहे, आपकी सर्विसेज यूटिलाइज करना चाहे, तो उसको बिल्कुल आप फैसिलिटेट करें। कोई भी इनके पास अपना इनकी सर्विसेज ले सकता है, ये उसके पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन हर एक बंदे को क्योंकि आप अगर आप खुद करना चाहते हैं, आप खुद एक्सपर्ट होंगे, आप वो खुद अपना लॉगिन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते, आप सिंपल चाहते हैं कि आपने जो चीज़ें ली हैं, खरीदी हैं, उनकी आप डिटेल बनाएं मैनुअल, और एक बंदे को जाके दे दें, वही आपका रिटर्न हर महीने फाइल करते हैं, तो वो ये फैसिलिटेट करने के लिए बेसिकली ये इंटरमीडियरीज जो है ना, ये बिल्कुल जी। जैसे प्राइवेट कंसल्टेंट होते हैं सीए क्वालिफाइड। हाँ, ये भी तकरीबन उसके करीब करीब ही है, मिलती जुलती आप पहुंच गए हैं बात की तय तक। ये भी वही किस्म की चीज होती है। ये सेक्शन सबसेक्शन 2 में इनकी डेफिनेशन दी हुई है। इनकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार जो है वो एक्ट में बाकायदा तौर पे वदा किया गया है, और इनसे रिलेटेड एक पूरा एक सेक्शन है। फिर ये सेल टैक्स रूल्स में भी इनसे मुतल्लिक कुछ चीज़ें हैं, ये रजिस्टर कैसे होंगे, और अगर ये काम खराब करेंगे तो इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है एफबीआर। तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। कोई ऐसा होता है कि एफबीआर के और आपके बीच में भी इंटरमीडियरीज होते थे जो आपके बिहाफ पे रिटर्न वगैरह जमा करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप खुद ही जो है टैक्स एक्सपर्ट हो और आप वो लॉगिन भी ऑपरेट करना आता हो। अगर सिंपल छोटा सादा बिजनेस है तो आप इनके थ्रू करा सकते हैं, क्योंकि सेल टैक्स का रिटर्न जो है हर महीने फाइल करना होता है, वरना जुर्माने हो जाते हैं। तो इसलिए ये इंटरमीडियरीज का कॉन्सेप्ट है। अब जरा थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, लोगों की अवेयरनेस भी ज्यादा हो रही है, तब इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं रह गया, लेकिन अभी भी है। बहुत सारे वकील ही आमतौर पर ई इंटरमीडियरीज बनते हैं, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा उन्हीं की फील्ड होती है, और वो अगर जिसको कंप्यूटर का भी पता है थोड़ा सा, और रजिस्ट्रेशन में ये थोड़ा सा पट्टी नेचर का काम है ना। अब आपके सामने एक स्लाइड जो है वो ऑडिट में इनकी जरूरत पड़ती होगी ना? किसको? ऑडिट में इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ती होगी सर? नहीं, ऑडिट में जरूरत नहीं पड़ती बच्चे, ये सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के लिए वो और चीज होती है जिनकी ऑडिट में जरूरत पड़ती है। वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं जिनकी एफबीआर को जरूरत होती है। हाँ। ये इंटरमीडियरीज का काम ये फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, ये डॉक्यूमेंट है, इनका काम और कोई नहीं है। आप देखेंगे तो डेफिनेशन में भी ये लिखा गया है, इनका काम जो है रिटर्न की फर्निशिंग के लिए लगाए जाते हैं। मैं डेफिनेशन पे दोबारा जा रहा हूँ, आपके सामने मैंने ये डिस्प्ले की है। इट मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज ई इंटरमीडियरी अंडर सेल टैक्स एक्ट फॉर फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स and such other documents as may be prescribed by the board from time to time on behalf of a person registered under section 14। ठीक है, ये रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल टैक्स में उनके बिहाफ पे रिटर्न जमा कराते हैं, ये उन्हीं से पैसे लेते हैं। यानी कि हमें कोई कंसर्न नहीं है, हम इनसे ना पैसे लेते हैं ना इनको पैसे देते हैं एफबीआर में। ये प्राइवेट टैक्स पेयर्स के लिए ही होते हैं, उनकी फैसिलिटेशन के लिए। अब मैं आपके आगे बड़ा सादा सा और कॉन्सेप्ट एक वजह कर रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना है। सारी चीजों में सेल टैक्स नहीं लगता, कुछ चीजें एग्जाम्प्ट भी होती हैं, और ये सेक्शन 13 है स्पेशल, जिसमें एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, और एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन उसमें दी हुई है। इसमें उन्होंने बताया कि जो भी चीज सेक्शन 13 में एग्जाम्प्ट है वो एग्जाम्प्ट सप्लाई कहलाएगी। इट मीन्स द सप्लाई विच इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 में उन्होंने आगे वजाहत दी हुई है कौन कौन सी चीजें एग्जाम्प्ट हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया, जैसे इस ऑर्डिनेंस के शेड्यूल है, तो 6वें शेड्यूल में जो है ना वो दी हुई चीजें जिन पे सेल टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट हैं, जिन पे सेल टैक्स चार्ज ही नहीं किया जाएगा, भले कोई बेचे उन्हें और कोई उन्हें खरीदे। भाई सेक्शन 13 जो है वो कब ओमिट हुआ है? मैं सेक्शन 13 वैसे ओमिट मेरा नहीं ख्याल कि ओमिट हो गया, एग्जाम्प्ट सप्लाई तब भी चल रही है। नहीं, मैं लॉ की किताब खोल लूं, क्योंकि एक जो है ना उन्होंने सवाल उठाया है कि सेक्शन 13 जो है ना वो ओमिट हो गया है।
तो इनको क्लैरिटी इधर होनी चाहिए। मुझे भी ये धचका लगा है सुन के कि सेक्शन 13 जो है वो ओमिट हो गया, क्योंकि एग्जाम सप्लाई सेक्शन 13 अगर ओमिट हो गया ना, जिसका मतलब है कि होली कुरान पे भी टैक्स लग गया है और सारी चीजों पे टैक्स लग गया है। इसलिए सेक्शन 13 जो है ना देखना वो जरूरी ठहर गया है। नहीं हुआ, मैं ये खोल रहा हूँ सेक्शन 13 में खोल रहा हूँ। नहीं, ये स्टूडेंट ने उठाया, मुझे हैरानगी हो रही है। ये लॉ में जो है ना किताब खोलना, किताब साथ रखना, ये जरूरी बात है, जरूरी चीज है। हम हर वक्त रखते हैं। मेरे पास तो कमेंट्री पड़ी है ये पूरी। तो सेक्शन 13 जो है वो पूरी तरह अबोताब से मौजूद है जी। मैडम साजिदा नाथ कह रही थी, तो मुझे थोड़ी हैरानगी हुई कि शायद 1-2 दिन पहले ना हो गया हो। तो ऐसा हो नहीं सकता। ये एग्जाम्पशन, ये सेक्शन 13 हमेशा रहेगा, क्योंकि सारी चीजों पे आप सेल टैक्स नहीं लगा सकते। कुछ चीजें आपको एग्जाम्प्ट रखनी पड़ती हैं। पूरी दुनिया भर में एग्जाम्पशन का सेक्शन, हर दुनिया के हर मुल्क के सेल टैक्स के कानून के अंदर एग्जाम्पशन का सेक्शन होगा। ये आप बात याद रखें, ये कहीं भी खत्म नहीं किया जा सकता। आगे मैं चीजें बता रहा हूं आपको। जैसे पाकिस्तान में जो एग्जाम्पशन हैं वो सेक्शन 13 में रेफरेंस दिया गया है जी। 6वां शेड्यूल देखो, 6th शेड्यूल, उसमें 2 टेबल दिए गए हैं। एक टेबल में ये चीजें लिखी हुई हैं कि इस किस्म की चीजें, उसमें ये सिर्फ यही नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। ये जानवर वगैरह जो है ना, इन पे आप कभी खरीदे तो चाहे कहीं से भी खरीद लें, जानवर पे सेल टैक्स नहीं होता। ठीक है, गोश्त कहीं से भी खरीद लें, गोश्त पे सेल टैक्स नहीं होता। सब्जियां खरीद लें, होली कुरान खरीद लें, गोल्ड जो है ना, सोना, खवातीन की दिलचस्पी की चीज है। रॉ गोल्ड जो ना, अगर आप वो कहीं से भी खरीदेंगे तो उस पर सेल टैक्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर बना हुआ सोना है, अगर उस पर काम हुआ है, फिर वो टैक्सेबल चीज है। न्यूज़पेपर जो है, अखबार जो है, इस पे सेल टैक्स नहीं है। आप खरीदेंगे तो इस पे सेल टैक्स नहीं है। तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो टेबल 1 में, ये इंपोर्ट करें या सप्लाई करें, ये एनिमल जो है, मीट, एनिमल, वेजिटेबल, होली कुरान, रा गोल्ड, न्यूज़पेपर और भी जो चीजें टेबल 1 में दी गई हैं, ये भले आप इंपोर्ट करें, बाहर से लेके आए पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में लोकली बेचें, इनके ऊपर सेल टैक्स ना लिया जाना है ना दिया जाना है। तो ये क्लियर चीज है। नीचे एक टेबल 2 है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। टेबल 2 आप तमाम लोगों के लिए मैंने हाईलाइट किया था, थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गया था। ये टेबल 2 है। इसमें जो चीजें हैं वो सिर्फ अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो उन पे सेल टैक्स है, एग्जाम्प्ट नहीं है। लेकिन अगर लोकली सेल करेंगे तो वो एग्जाम्प्ट, हर तरह से एग्जाम्प्ट है। कॉटन सीड, तंदूर की रोटी, क्रश, ये क्रश स्टोन लिखा हुआ है, ये क्रश स्टोन है। ये सरगोदा में या जो लोग नौशहरा में होते हैं, या तकरीबन जो लोग हैदराबाद से तो दूर है पहाड़, ये कराची हैदराबाद के रास्ते में जो ना वो क्रशिंग की मशीनें लगी हुई हैं, उन इलाकों में। ये डीजी खान में भी ये काम होता है, सरगोदा में बड़ा खास तौर पे पंजाब में ये होता है। और रावलपिंडी में जो है ना, जीटी रोड पे, रावलपिंडी से जब आप पेशावर जाते हैं ना, तो जीटी रोड पे टेक्सला की साइडों पे ना क्रश की मशीनें लगी हुई हैं। और ये जो चीजें हैं इन पे, और ईंटें, भट्टे जो होते हैं, हम सब के गांव में, कराची के अलावा तमाम शहरों में भट्टे हैं ईंटों के। पूरे पाकिस्तान भर में जो घर बनाते हैं, ये ईंटों के, ईंटें जो भट्टों में बनती हैं उनसे बनाते हैं। इन ईंटों पे कोई सेल टैक्स नहीं है, ये भी एग्जाम है टेबल 2 के अंदर। अगर ये लोकली आपने बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन अगर आपने बाहर से मंगवा ली है, कशीदाकारी की गई हुई मलेशिया से या किसी और मुल्क से ब्रिक्स आपने मंगवा ली, तो उन पे सेल टैक्स है, वो एग्जाम नहीं है। इसके तहत नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं अंडर सेक्शन 13 के। बोर्ड कोई और चीजें भी डाल सकता है। जो 6 शेड्यूल में जो चीजें 2 टेबल्स में दी गई हैं, अगर इनके अलावा भी किसी चीज को, बिल्कुल जी, आप बहुत सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो एग्जाम्प्ट हैं। लोग कह रहे हैं जी फला चीज भी शामिल है। और बोर्ड इसके अलावा जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो नोटिफिकेशन SRO जिसे कहते हैं, वो जारी करके किसी भी चीज को एग्जाम्प्ट कर सकता है। जैसे ये ईंटें हैं ना, ये 2018 तक एग्जाम्प्ट की हुई है उन्होंने। ये 2018 में खत्म हो जाएगा जब इसका SRO, तो वो हो सकता है दोबारा इसको टैक्सेबल कर दें। ये अहम चीज थी, आपको पता लग गया। ये एग्जाम्प्ट सप्लाईज भी होती हैं। एग्जाम्प्ट सप्लाईज क्या होती हैं? 6वें शेड्यूल में दी हुई हैं, 2 टेबल्स हैं उनके, 2 टेबल्स में दी हुई हैं, या बोर्ड को SRO के तहत किसी चीज को एग्जाम्प्ट कर दे। उम्मीद है ये बात आपकी समझ लगी होगी। अब इसका मकसद क्या है, एग्जाम्पशंस देने का क्या मकसद है? ये अब बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारी बातें पहले भी होंगी, लेकिन इसका कुछ मकसद ये है कि कुछ खास चीजों को गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट देना चाह रही होती है, प्रोटेक्ट करना चाह रही होती है। ये टैक्स पॉलिसी का एक टूल है। टैक्स पॉलिसी को जब टूल के तौर पे गवर्नमेंट यूज करती है ना,
तो बल्कि आप इसको फिस्कल पॉलिसी का पार्ट भी कह लेंगे। एग्जाम्पशंस देना ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट भी है कि आप किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उसकी जो सप्लाईज है उसको एग्जाम कर दें, उसमें ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप उसको टैक्स लगा दें तो वो लोग चीजें महंगी हो जाएंगी, उसको कम खरीदेंगे और बेचने वाले भी उसी तरह कम आ जाएंगे। जब खरीदने वाले कम होंगे तो बेचने वाले भी कम होंगे। ये थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है जी, आपने इंटरनेशनल रिलेशन वाले लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे सब्सिडीज जो है वो उनका मकसद या तो लोगों की सूरत हाल बेहतर करना होता है या अपनी लोकल इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट करना होता है। इसी तरह एग्जाम्पशंस भी जो है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। अमेरिका के अंदर जो है वो सब्सिडीज दी जाती हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा सब्सिडीज देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि वहां का जो जमींदार है वो सहूलत में रहे और उन्हें एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है दुनिया भर से इंपोर्ट ना करनी पड़े और लोकली लोग वो इतनी सस्ती हो चीजें वो खरीदें, वो जमींदार को देते हैं सब्सिडीज। इसी तरह एग्जाम्पशन दी हैं, ये भी मुख्तलिफ हल्कों में दी हुई हैं। होली कुरान को एग्जाम्पशन शायद जो है मजहबी वजूहत की बिना पे दी हो कि हमारी मजहबी किताब है तो इसकी जो है ना सेल टैक्स नहीं लगता। इंपोर्ट पे आप बाहर से मंगवा लें, सऊदी अरेबिया से किताबें आती हैं, कुरान मजीद आती हैं, उन पे कोई सेल टैक्स नहीं लगता। इंपोर्ट ड्यूटी पे, इंपोर्ट ड्यूटी जब इंपोर्ट होती है तो वो पोर्ट पे ड्यूटी लगती है तो वहां सेल टैक्स से बच जाती है। और जी ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। गुड्स क्या चीज है? अब बार बार आएगा जीएसटी जो है ना, जनरल हम कहते हैं जीएसटी, हमारा जो जीएसटी है ये जनरल सेल टैक्स ऑन गुड्स है, ठीक है। और सूबों के पास सेल टैक्स है वो सर्विसेज के ऊपर है, आप सब लोगों को इस चीज की इल्म है। ये गुड्स क्या है ये हमें क्लियर कर लेना चाहिए जी। ये इन्हीं पे टैक्स लगता है, इन्हीं के बेचने या खरीदने पे टैक्स लगता है। गुड्स जो होती है ये हर किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टी की गुड है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो गुड नहीं है। जमीन जब भी बेचेंगे सेल टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि जमीन जो है वो इमूवेबल है। तमाम किस्म की हो सकती हैं गुड्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज। बस कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जो मूवेबल तो हैं लेकिन वो फिर भी गुड्स नहीं है। जैसे पैसे हैं, पैसों के बेचने खरीदने में कोई सेल टैक्स नहीं है, इसको गुड्स नहीं समझा जाता। शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, स्टॉक्स हो गए, स्टॉक मार्केट के जो होते हैं। इसी तरह ये एक्शनेबल क्लेम्स है, इसकी डेफिनेशन नीचे दी हुई है मैंने। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? ये किसी बंदे का क्लेम है, अ क्लेम टू एनी डेट और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन। ऐसी प्रॉपर्टी मूवेबल तो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है कोई, और या उसके कोई किसी डेट में इंटरेस्ट है, वो उस पर आपका क्लेम है, वो एक्शनेबल क्लेम है। जब आप उसे क्लेम करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। वो है तो मूवेबल पैसों की तरह, लेकिन वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, लिहाजा उस पर सेल टैक्स भी चार्ज नहीं होगा। ये आप लोगों को गुड्स समझ आ गई होंगी जी। इंपोर्टर, इंपोर्टर का भी आपको पता होना चाहिए जी। इंपोर्टर क्या चीज है? सबको पता है कि इंपोर्टर वो है जो पाकिस्तान में गुड्स लाता है। जी बिल्कुल, सेल टैक्स में भी वही इंपोर्टर है जो पाकिस्तान में चीजें लाता हो। अगर इंपोर्टर पाकिस्तान में चीजें इंपोर्ट करने के बाद उनको सप्लाई भी कर रहे हैं, यानी कि एक इंपोर्ट की ये चीज आपने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट की है और बस इतना ही आपका काम है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप वो चीज लाके बेचे जा रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें मंगवाते हैं चाइना से, आपने कंटेनर मंगवा लिया उसको बेचते हैं, इसका मतलब है कि आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, तो आपकी फिर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर आप ऐसे इंपोर्टर हैं जो जाती इस्तेमाल की चीजें ला रहे हैं या उन चीजों को ला के बेच नहीं रहे, फिर आप पे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ये एक चीज आगे आपके डिस्प्ले होगी इनपुट टैक्स। ये बहुत अहम है जी, बहुत अहम है। इस पे एमसीक्यूज आना ही आना है जी, मस्ट है, लिख लें, इस पे एमसीक्यूज आना है। दो चीजें, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, इन दो चीजों पे एमसीक्यूज ने आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको गैस नहीं बता रहा, ये पट चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये सब सेक्शन जो है 14 ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। उसमें तो इतना वाज़ेह तौर पे डिफाइन नहीं किया गया, अगर आप जाके पढ़ेंगे तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा सादा सा बता दिया हमने बना के। कोई सेल टैक्स जब आप चीज खरीदते हुए अदा करते हैं तो वो इनपुट टैक्स कहलाता है।
या उसको इनपुट सेल टैक्स आप कहें ना, होता वो इनपुट सेल टैक्स ही है, लेकिन उस सेल टैक्स को इनपुट टैक्स कहते हैं। जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो जो टैक्स सेल टैक्स आप अदा कर रहे हैं तो वो इनपुट टैक्स है। जैसे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, अल-फतेह स्टोर है जी लाहौर में बड़ा मशहूर, ये क्रॉकरी के सेट खरीदता है, क्रॉकरी का पूरा उनका एक फ्लोर है जिसपे क्रॉकरी पड़ी हुई है। अपने स्टोर के लिए क्रॉकरी के कई सेट खरीदता है 2 लाख रुपए के, तो वो परचेज कर रहा है 2 लाख रुपए की, उस पे उसने सेल टैक्स देना है। सेल टैक्स का इस वक्त रेट है 17%। जो आपकी चीज है उसका जो जितनी उसकी कीमत है उसका 17% जो है ना वो सेल टैक्स है। अगर आप 100 रुपए की कोई चीज लेंगे तो उस पर 17% टैक्स जमा होगा सेल टैक्स, तो वो आपको 117 रुपए में मिलेगी जो टैक्सेबल गुड्स हैं। तो अल-फतेह के मालिक ने जब 2 लाख की चीजें खरीदी, उस पे 34,000, यहाँ पे गलती से 34 लिखा हुआ है, 34,000 उसे सेल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक होगा जी, 34 हो जाएगा ना, 17,000 जमा 17,000। ये 34,000 जो ये इनपुट टैक्स है, ये वो टैक्स है जो उसने परचेज करते हुए अदा किया है। ठीक है जी, बस आपने इतना ही याद रखना है कि जब आप चीज खरीद रहे हो तो आप जो टैक्स अदा करते हैं वो आपका इनपुट टैक्स है। तमाम लोगों को आवाज सही आ रही है जी? आवाज बता दें जी, तमाम लोगों को दुरुस्त आ रही है जी? जबरदस्त, वेरी गुड, थैंक यू जी, बहुत लोगों ने बता दिया। अब ये जो इनपुट टैक्स है ना, इसकी मिसाल इसका आउटपुट टैक्स भी, लेकिन वो थोड़ा सा मैं चल के आगे आपको बताता हूं। अभी आपने इनपुट टैक्स याद रखा है, ये आ गया, ये आपके सामने जो है ना अभी डिस्प्ले हो जाता है आउटपुट टैक्स। एक तो इनपुट हो गया जो आपने चीज खरीदी और एक आपने उसकी कीमत अदा की, सेल टैक्स अदा कर दिया। जो सेल टैक्स था वो इनपुट टैक्स है और चीज की कीमत थी 2 लाख रुपए, 34,000 रुपए आपने इनकम टैक्स अदा कर दिया। अब वही जो क्रॉकरी का सेट है वो अल-फतेह के मालिक ने 3 लाख रुपए के बेच दिए अगले महीने में। उस 3 लाख पे उसने अब बेचे हैं, 3 लाख रुपए तो उसने वसूल कर लिए और 17% के हिसाब से उसने 51,000 रुपए आउटपुट टैक्स इकट्ठा कर लिया कस्टमर से। ये वो टैक्स है जो आप सेल करती हैं तो आप लोगों से वसूल करते हैं, यानी कि लोगों के लिए वो ये 51,000 जिन्होंने कस्टमर ने खरीदा था उनके लिए ये इनपुट टैक्स है। आप अल-फतेह के मालिक हैं, आप चीजें बेच रहे हैं, आपने 51,000 रुपए कलेक्ट किए, ये आउटपुट टैक्स है अपने आपके लिए। ऊपर मैंने लिख भी दिया, सेल टैक्स लेविड ऑन सप्लाई सेल ऑफ गुड्स। ये चीजें नोट्स में जो है ना अच्छी कोशिश की हमने, जो रीडिंग बना रहे हैं उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बेहतर अंदाज में मजीद भी कर दी जाए। उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ आ गई होगी चीज। मैं दोबारा बता देता हूं शंकर, आउटपुट और इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों ही सेल टैक्स हैं, दोनों ही सेल टैक्स हैं। ये सेल टैक्स की शक्लें हैं। जब आप चीज खरीद रहे हो तो आप जिससे चीज खरीद रहे हैं उसको इनपुट टैक्स दे रहे होते हैं, सेल टैक्स दे रहे होते हैं, उसको कीमत अदा कर रहे होते हैं और उसको सेल टैक्स दे रहे होते हैं, और वो आपसे कीमत ले रहा होता है। बायर जो है वो कीमत दे रहा होता है, जो सेलर है वो कीमत ले रहा होता है। इसी तरह जो बायर है वो कीमत दे रहा होता है, परचेज कर रहा होता है, कीमत अदा कर रहा होता है, साथ इनपुट टैक्स दे रहा होता है जो शॉप वाला है, जो ऑनर है स्टोर का। इसी तरह वो स्टोर का जो ऑनर है वो चीज जब बेच रहा होता है कीमत तो ले रहा होता है, साथ में वो सेल टैक्स भी ले रहा होता है। अल-फतेह के मालिक ने जब खुद अपने लिए चीजें खरीदी कराची से या मलेशिया से जहां से भी मंगवाई, उसने सेल टैक्स जो अदा किया 2 लाख रुपए पे 34,000 रुपए वो इनपुट टैक्स था, चीजें खरीदी थी उसने। वही 2 लाख की चीजें वो भले 2 लाख की बेच दे, लेकिन ऑब्वियसली वो जरा मुनाफा रख के बेचेगा अपना, ऐसे तो नहीं बेचेगा। रेट 17% है, उसने वो चीजें 3 लाख की बेच दी। 3 लाख की जब उसने बेची तो उसने उस पर कितना टैक्स लेना था? 17% लेना था। किससे लेना था? जिन लोगों को उसने बेची। और ये टैक्स अल-फतेह के ऑनर के लिए क्या? आउटपुट टैक्स है, ये उसने इकट्ठा किया टैक्स, कस्टमर से लिया। और 17% 3 लाख का कितना बनेगा? 51,000। ये बात थी, उम्मीद है सब लोगों को। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनपुट टैक्स का इधर कंफ्यूज ना करें इसको, ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है, दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स है। ना तो ये उस शॉप के मालिक ने जमा करवाना है गवर्नमेंट को, ना ये जो वो कस्टमर डायरेक्टली खुद करा रहा है, ये किसी और से वो ले रहा है। इसमें टैक्स तो गवर्नमेंट का है ना, ये दोनों एक दूसरे को ले दे रही है टैक्स।
लेकिन गवर्नमेंट तो अभी नहीं ना ले रही है अभी इनसे, गवर्नमेंट से तो ये बाद में लेगी ना गवर्नमेंट, जब ये एक दूसरे से सेटल कर लेंगे मामला, इसलिए ये इनडायरेक्ट है। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों सेल टैक्स की पर्सपेक्टिव में सेल टैक्स की शक्लें हैं, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है सेल टैक्स, आप सबको पता है। अब जी आपको एक डेफिनेशन ये बतानी है पर्सन की। ये पर्सन जो है, सर हेलो सर, जी जी हेलो जी जी नासिर साहब, सर, ये पूछना है कि ये उसने जमा तो कर लिया है, मतलब अपने कलेक्ट कर लिया है 51,000 टैक्स, हाँ जी आउटपुट टैक्स, हाँ जी। तो वो एफपीआर को कब जमा कर देगा? अब वो भाई आगे बता देंगे ना, अभी तो उसने जमा तो करने दें नासिर साहब उसे, आपको पता लगे ना आउटपुट क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है इसमें। हाँ जी, अब पता चल गया है। अभी आपको इतना पता चलना चाहिए कि आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, वो बता देंगे आपको कब उसने जमा कराना है। चलें ठीक है। हाँ, ये शंकर लाल साहब विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, विद होल्डिंग एजेंट ये कतई तौर पे नहीं है, ये तो रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्स पेयर है खुद। ये विद होल्डिंग एजेंट की कंफ्यूजन में निकाल देंगे बाद में। अभी पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे, पर्सन क्या होता है, इनकम टैक्स में भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे पर्सन क्या है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल, जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है, एक कंपनी या ईओपी। ये मैं माइक जो है ना वो बिल्कुल म्यूट कर देता हूँ काइंडली, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर माइक अपने ऑफ रखेंगे तो आसानी रहेगी बाकी लोगों को। फेडरल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, ये भी एक पर्सन है, सेल टैक्स की नजर में फेडरल गवर्नमेंट एक पर्सन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एक पर्सन है, लोकल अथॉरिटी जो है ना, टीएमए हो गया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गए, ये लोकल अथॉरिटीज है पाकिस्तान में, ये भी सेल टैक्स की डेफिनेशन में पर्सन है। फॉरेन गवर्नमेंट जो है, या उसी की कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन जो है ना फॉरेन गवर्नमेंट की, या कोई पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस है, ये भी पर्सन की डेफिनेशन में, ये पर्सन की डेफिनेशन होगी, सिंपल डेफिनेशन थी लेकिन बार बार इस्तेमाल होती है, पता होना चाहिए क्या होती है। ये प्रोविंशियल सेल टैक्स भी आपको बता दें, ये भी डिफाइंड है लॉ में। पर्सन के बाद ये डिस्प्ले कर रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रोविंशियल सेल टैक्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है। इसका मतलब है, क्या मतलब है, इसके मतलब ये है कि या तो प्रोविंशियल सेल टैक्स जो है वो बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसके तहत लगाया जाता है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ पड़ा है। या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद जो है ना वो टैक्स एंड सर्विसेज सिर्फ इस्लामाबाद में लगता है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के लिए। या पंजाब का है, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट का केपीके जो है, ये पहले बना था लॉ 2000 में, ये सारे लॉज 2000 में बने थे मुशर्रफ गवर्नमेंट में। सिंध सेल टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये प्रोविंशियल सेल टैक्स है। और जब भी प्रोविंशियल सेल टैक्स की बात होगी तो जेन में रखें प्रोविंशियल सेल टैक्स इन लॉज के तहत, ये 5 लॉज हैं, इनके तहत जो है ना वो लेवी किया जाता है, चार्ज किया जाता है, और ये सर्विसेज के ऊपर है। बस ये डेफिनेशन की हद तक याद रखें, एमसीक्यू आ सकता है कि प्रोविंशियल सेल टैक्स जो है वो क्या है। या बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत प्रोविंशियल सेल टैक्स लगता है, बिल्कुल आप कहेंगे ये लगता है, ये इंफॉर्मेशन के लिए आपको दिया गया। अब एक चीज है रजिस्टर्ड पर्सन की, ये मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये होगी आपके सामने डिस्प्ले की। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन इसके बाद है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस वो है, कोई भी आपका ऑफिस या कोई भी बिजनेस जो आपने जगह दिखाई हुई है रजिस्टर्ड पर्सन ने, जो आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी थी इस एक्ट के तहत, वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। मसलन आपने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन कराते हैं सेक्शन 14 के तहत, आपने जब उसमें सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन कराते हुए एफबीआर को बताया था ये हमारा ऑफिस है या ये हमारी कारोबार की जगह है, तो वही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाती है। बस इससे मुतालिक ज़्यादा कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं, इतनी सिंपल सी बात आपने ध्यान में रखनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस के बाद रजिस्टर्ड पर्सन है, ये थोड़ा सा अहम है, थोड़ा सा। रजिस्टर्ड पर्सन क्या है जी, इट मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड आर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, सेल टैक्स एक्ट। इसका मतलब है सेल टैक्स के अंदर एक्ट के तहत जो बंदा रजिस्टर्ड है, जिसने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर STRN लिया हुआ है, वो उसके पास है, या वो कारोबार ऐसा कर रहा है कि उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, फिर भी वो रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा। मसलन एक बंदा शंकर लाल है, उसने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, वो तो रजिस्टर्ड है ना, वो तो रजिस्टर्ड पर्सन है। लेकिन एक मलिक नासिर है
जो रजिस्टर्ड नहीं है, सेल टैक्स का नंबर उसे नहीं मिला हुआ, STRN नंबर नहीं मिला हुआ, लेकिन वो बाहर से चीजें मंगवाता है, इंपोर्ट करता है और उन इंपोर्ट को गुजरावाला में बेचता है, तो as he is liable to be registered, therefore for the purpose of sale tax he is a registered person, और उसके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के साथ होता है। उसको या तो बाद में कंपलसरी रजिस्टर कर लिया जाएगा, वरना जो भी जुर्माने लगने हैं उस पे लगने हैं। वो इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स, इज लायबल टू चार्ज सेल टैक्स, इज लायबल टू एडजस्ट टैक्स। ये रजिस्टर्ड पर्सन की थोड़ी सी डेफिनेशन में कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये एक तो बंदा जो रजिस्टर्ड है वो भी रजिस्टर्ड है, वो तो है ही रजिस्टर्ड, और जो दूसरा बंदा जिसे रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए लेकिन करवाई नहीं, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है सेल टैक्स की नजर में। मैंने आपको बता भी दी थोड़ी सी की, उम्मीद है सब लोगों को आ गई हुई समझ में। अब एक चीज और जो है आपको बताने वाली है, वो है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस क्या होती है? आप अक्सर दुकानों पे, स्टोर्स पे, बड़े बड़े कैश एंड कैरीज पे रिटेल प्राइस सुनते हैं। यार कंपनी और पर्सन जो है, अगर वो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं करवाई, दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन ही कहलाएंगे। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाने के मजबूरी नहीं है, जरूरी नहीं है उनके लिए, यानी कि वो काम ही नहीं ऐसा कोई कर रहे, तो फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहलाएंगे, वो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड रहेंगे। अगर आप एक आम इंडिविजुअल हैं, आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे कि आपको सेल टैक्स में रजिस्टर किया जाए, या आपने करवाई ही नहीं हुई सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा जितनी भी बाकी इवेंचुअलिटीज हैं उसमें आप अनरजिस्टर्ड ही होंगे। रजिस्टर्ड बंदा वो है या तो उसने करवा ली हो या उसे करवानी चाहिए, हु इज रिक्वायर्ड, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जिस पर लाजिम है कि वो रजिस्टर्ड करवाए, रजिस्ट्रेशन कराए, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा, भले वो आज करा ले, परसों करा ले, 10 दिन बाद करा ले रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्टर्ड रिटेल प्राइस की बात हो रही थी, तो आम फहम में इसकी जो भी डेफिनेशन हो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यही है कि थर्ड शेड्यूल मैंने पहले जिक्र किया था, उसमें जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो चीजों के ऊपर प्राइस लिख देता है। क्या प्राइस लिख देता है कि जब ये रिटेल पे जाके बिकेगी ना, उस वक्त इसकी क्या कीमत होगी। जो आपको एक दूध का डब्बा जो मिलता है फैक्ट्री से निकलता है, उस पे उसकी कीमत 36 रुपए लिखी होती है, या एक सिगरेट की डब्बी है जिसके ऊपर कीमत 120 रुपए लिखी होती है, उसकी रिटेल प्राइस लिखी हुई है। वो प्राइस रिटेल पे जब बिकना है ना उसने शॉप पे जाके, तो उसकी वो कीमत है, वो उसने अदा करनी है। इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं, सेल टैक्स नहीं इसमें शामिल होता। ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स के रेफरेंस से बात है। ये वो कीमत है जो मैन्युफैक्चरर जो है जब चीज मार्केट में भेजता है, तो ये रिटेल प्राइस उस पर लगा के भेजता है। इसमें सारी चीजें, ड्यूटी, चार्जेस, टैक्सेस सब शामिल होते हैं, लेकिन सेल टैक्स नहीं शामिल होता। सेल टैक्सेस में जमा का निशान डाल के ना, जितने भी 5 रुपए या 6 रुपए उसके आगे GST लिखा होता है, वो लिखा होता है। ठीक है, आप कभी देखेंगे रिटेल प्राइस वो होती है जिसमें चीज आप लेंगे ना, कोई मेडिसिन पे तो नहीं है, खैर आप दूध का डब्बा ले रहे हैं, आज ही जाके देख लें, सिगरेट देख लें, उस पर कीमत लिखी होगी, प्राइस और प्लस का निशान होगा, उसके अंदर जो है ना वो GST लिखा होगा, उस पर लिखा होगा 4, 8 जितने भी रुपए, 15 या 16 जितने भी % के हिसाब से बनने होंगे। अब जो इसमें पोर्शन है रिटेल प्राइस, वो है जो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है। सोप पे भी लिखी होती है जी, बिल्कुल, शैम्पू पे भी लिखी होती है। ये किसी भी ब्रांड की आम इस्तेमाल की जो चीजें ना, आप वहां पे उनको देख सकते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरर है वो लिख के भेजता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर लिख के भेजता है। अगर आपने बाहर से चीजें मंगवाई हैं, अगर आपने कोई शैम्पू बाहर से मंगवाया है, या आपने कोई और सोप बाहर से मंगवा लिया, इंग्लैंड से मंगवा लिया है, आप इंपोर्ट किया है आपने, नीचे ये इवेंचुअलिटी दी हुई है, और आपका काम उससे इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि आपका काम है उसको फर्दर बेचना। कुछ लोग इंपोर्टेड आइटम्स बेचते हैं ना, तो आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं, तो वो जो चीज कीमत उस पर लिखी हुई है ना, वो रिटेल प्राइस नहीं है, क्योंकि कमर्शियल इंपोर्टर के लिए नहीं है। और अगर आप खुद से भी उस पर कोई टैग लगा देंगे ना, ये मैं इतने की बेचूंगा, तो वो आपके लिए एप्लीकेबल आप पे नहीं है, लिहाजा आप रिटेल प्राइस उसको दे नहीं सकते। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर दे सकता है जिसने बनाई है। ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी, कुछ लोग कह रहे हैं उनको ये समझ नहीं आई। सिंपल वर्डिंग है जी, रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू द थर्ड शेड्यूल मींस द प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इंक्लूसिव ऑफ ऑल ड्यूटीज, चार्जेस एंड टैक्सेस other than sale tax at which any particular brand or variety of any article should be sold
to the general body of consumers, or if more than one such price is fixed, so fixed for the same brand or variety the highest of such prices. अब दो तरह के जनाब इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये मैन्युफैक्चरर जो है वो कीमत के ऊपर किसी चीज के ऊपर अपनी कीमत जो है ना दर्ज करता है रिटेल प्राइस और बताता है कि ये जब बिकेगी ना, जब इससे आप शॉप पे जाके अल्टीमेट कंज्यूमर लेगा तो इस कीमत पे लेगा। अब वो जो कीमत होती है ना, जब आप सिगरेट लेते हैं या आप शैम्पू लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उस पर एक कीमत लिखी होती है जिसमें प्लस का निशान डाल के जीएसटी उन्होंने लिखा होता है, आज ही चेक कर लीजिएगा। वो रिटेल प्राइस होती है बेसिकली, और जमा उसमें सेल टैक्स किया होता है। रिटेल प्राइस में सारी चीजें शामिल होती हैं। रिटेल प्राइस में रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन भी शामिल होता है। अब ये तो नहीं है ना कि वो एक 15 रुपए की उसने कोको कोला की बोतल ली है या 50 रुपए का हलीब का डब्बा लिया है, तो वो 50 रुपए का उसने कंपनी से लिया है, 50 रुपए उसकी रिटेल प्राइस है। इसका मतलब ये है कि ये फैक्ट्री ने प्राइस लगाई थी और इसमें उसने डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, रिटेलर का सारे प्रॉफिट मार्जिन शामिल किए उन्हें, ठीक है ना। ये रिटेल प्राइस होती है फिक्स बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। सादा सी बात थी, उम्मीद है जी आपको। सर हेलो। जी जी हेलो सर, ये लिखा होता है जो मतलब प्राइस लिखी है, फर्ज करें शैम्पू है, ठीक है, उसकी बैक साइड पे लिखा होता है 3 शारिया मतलब इतना है, आगे जमा सेल्स टैक्स लिखा होता है। जी जी तो जमा सेल्स टैक्स से पहले जो प्राइस है वो रिटेल प्राइस है। हाँ जी, वो रिटेल प्राइस है, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स जो ना वो उसकी रिटेल प्राइस है, ठीक है। नहीं सर, आप कह रहे थे कि से अलावा नहीं, रिटेल प्राइस में सेल टैक्स की नहीं शामिल होता सर। एक चीज कंफ्यूज कर रही है सर, कंफ्यूज ये कर रही है अदर देन सेल टैक्स, जबकि उस प्रोडक्ट के ऊपर प्लस जीएसटी लिखा होता है, फिर उसके आगे प्राइस लिखी होती है जो कंज्यूमर पेड करता है। लेट्स सपोज वो 34 का है और प्लस जीएसटी 1 रुपीज है, लेकिन जो एंडिंग कंज्यूमर है वो तो 35 रुपीज देता है, तो इट मीन्स के वो सेल टैक्स इंक्लूडेड उसका दे रहा है। असल में जब आप किसी चीज दुकान से कोई चीज खरीदते हैं ना, आप उसकी ठीक है, कीमत जो 35 रुपए अदा कर रहे हैं, उस 35 रुपए में 30 रुपए तो रिटेल प्राइस है उसकी और 5 रुपए सेल टैक्स है, बस इतना सा याद रख लें, समझ लगी। क्योंकि इसकी वर्डिंग थोड़ी सी ये हम लोग जो समझ रहे हैं वो ये था, ये जो है ये रिटेल प्राइस जो है वो जो रिटेलर खरीदता है वो उसमें उसको कुछ ना कुछ मार्जिन मिल जाता है, वो 35 रुपीज नहीं देता। तो मैं अपनी क्लियरेंस के लिए ये बात कर रहा हूँ, 35 नहीं देता, वो उसको 32 रुपीज देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, जबकि वो 35 में रुपीज में बेच रहे हैं। हाँ जी, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। रिटेल प्राइस जो होती है ना वो सिर्फ आपके लिए होती है। रिटेल कंपनी तो वो चीज जो है ना, जो 50 रुपए का हलीब का डब्बा आपको दे रही हो सकता है वो कंपनी ने 36 रुपए में दिया हो डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर ने वो 42 रुपए में दिया हो होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को वो दिया हो 48 रुपए में या 46 रुपए में, और रिटेलर जो है आपको बेच रहा है 50 रुपए में, क्योंकि उस डब्बे के ऊपर 50 रुपए रिटेल प्राइस लिखी हुई है, जमा सेल टैक्स अलग से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज है रिटेल प्राइस। सर 1 मिनट मेरी बात। हेलो। हाँ जी सर, कोई डब्बा है, फर्ज करें उसने लिखा है कि 50 जमा सेल्स टैक्स 10 है, तो बराबर होगी टोटल कीमत जो है 60 रुपए। तो हम तो 60 देते हैं, आप 50 तो नहीं देते। आप 60 देते हैं, लेकिन रिटेल प्राइस उसकी 50 रुपए, टोटल प्राइस उसकी, ठीक है, ओके। टोटल प्राइस उसकी जो है ना, टोटल प्राइस उसकी 60 रुपए है, रिटेल प्राइस उसकी 50 रुपए है, क्योंकि 50 रुपए पे वो टैक्स लग रहा है, रिटेल प्राइस के ऊपर लगता है टैक्स, सेल टैक्स। ठीक है सर, समझ आ गई है। थैंक यू। अब जो है ना ये आगे हम देखते हैं चीज, ये रिटेलर जो है वो आगे आपके सामने मैं डिस्प्ले करने लगा हूं। रिटेलर वो कोई भी बंदा है जो आम लोगों को चीजें सप्लाई कर रहा हो, इसकी कोई डेफिनेशन कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है, कंजम्पशन के लिए चीजें दे रहा हो। इसके आगे सेल टैक्स भी बता दें जिसके बारे में ये सारी चीजें हैं। ये सेल टैक्स क्या है? ये टैक्स है जी। सेल टैक्स मींस द टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज लेविड अंडर दिस एक्ट, यानी कि सेल टैक्स एक्ट के तहत लगने वाला जो भी टैक्स होता है ना वो सेल टैक्स है। सेल टैक्स एक्ट के तहत जो भी टैक्स लगता है वो ये टैक्स, एडिशनल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, वो पेनल्टी हो, वो कुछ भी हो, वो सेल टैक्स है। सेल टैक्स
का मतलब ये है कि सेल टैक्स को इसमें पेनल्टियां भी लगती हैं, डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगता है, फर्दर टैक्स भी है, एक्स्ट्रा टैक्स है, ये सारी किस्में हैं सेल टैक्स की। सेल टैक्स एक्ट में जो दी गई चीजें हैं उसके तहत जो भी लग रही हैं, वो चाहे जुर्माना भी लग रहा है तो वो भी टैक्स ही है, सेल टैक्स। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है। सप्लाई आप को बताना चाहूंगा, मैं आपके सामने डिस्प्ले करने लगा हूं। सप्लाई क्या चीज है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स जो है ना, उस पे सेल टैक्स लगता है ना। ये सप्लाई क्या चीज है? बेसिकली लोगों को चीजें पहुंचाना क्या है। ये तो या सेल है जी, अ सेल सबसे पहला पॉइंट जो है उसके मुताबिक या तो ये सेल है, ठीक है, या आपने राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स जो है ना वो ट्रांसफर कर दिया है। ऑनर के तौर पे आपके पास एक चीज को इस्तेमाल करने का या डिस्पोज ऑफ करने का इख्तियार था, लेकिन वो आपने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, ये भी सेल है। आपने इस चीज को, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं जनाब पंखे बनाने का गुजरात के अंदर, तो आपने अपने पंखा गुजरात फैक्ट्री से, फैक्ट्री के अंदर जो ना 20 पंखे आपने निकाल लिए और अपने सिक्योरिटी गार्डों को दे दिए, यार तुम लोगों को गर्मी लगती है तो पंखे चला लो। वो पुटिंग टू प्राइवेट यूज कर लिया उसने, या बिजनेस यूज कर लिया, या नॉन बिजनेस यूज कर लिया, या 6 पंखे वो घर ले गया फैक्ट्री का मालिक, ये भी सप्लाई है। सेल टैक्स की लैंग्वेज में ये भी सप्लाई है, ठीक है। आप प्राइवेट इस्तेमाल में ले आते हैं चीजों को। ऑक्शन जो है, ऑक्शन अ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट ओड बाय अ पर्सन, ये भी सेल है जी। ऑक्शन होती है ना, नीलामी होती है चीजों की, ये भी सेल है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपने कुछ चीजें आपके कब्जे में आई हैं, टैक्सेबल चीजें, तो ये भी एक सप्लाई है आपके हाथ में जो आई है, ये भी सप्लाई के तौर पर ट्रीट होगी। आप इसमें आखिरी पॉइंट में मैं चाहूंगा कि आप जो है ना फोकस ना करें, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। ऑक्शन यार, ऑक्शन बच्चे ये होती है, आप चीजें जो है ना वो बोली लगवाते हैं, बोली होती है ना, बोली लगती है, नीलाम करते हैं चीजों को। और ये ऑक्शन जो है ये सरकारी महकमों में ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल हुआ होता है। जमीनें भी ऑक्शन होती हैं, प्रॉपर्टीज भी ऑक्शन होती है, ठीक है। ये एक तरीका है डिस्पोज ऑफ करने का, चीजों को बेचने का एक तरीका है ऑक्शन, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं एक स्कीम के तहत, और फिर कोई ओपन ऑक्शन होती है, क्लोज ऑक्शन होती है। टेंडर के बाद भी आप, टेंडर जो है ना वो भी एक वे ऑफ कॉलिंग पीपल है जो किसी मामले में रजिस्टर्ड हो, या तो वो कोई काम कैरी आउट आपने करवाना है, या आपने ऑक्शन होती है तो उसके लिए भी आपको टेंडर करना पड़ता है। ये तो सिर्फ टर्म है ना अंग्रेजी की। टेंडर इज अ मियर अ टर्म, जो लीगल टर्म बन चुकी है टेंडर, एक टर्म है अंग्रेजी की, लॉ की टर्म है बल्कि। इसके आखिरी पॉइंट में आप होपफुली जो है ना ज्यादा कंफ्यूज ना हो। इसी सेल टैक्स जो है ना ये मोटा मोटा हमने सारा ही पढ़ना है, तो आपने इसमें स्पीड भी ज्यादा रखनी होगी, लेकिन अभी मैं आपको क्योंकि बुनियादी चीजें बता रहा हूँ, इसमें मैंने स्पीड स्लो रखी हुई है ताकि बुनियादी चीजें आपको पता चल जाएं। गुड्स क्या है, सप्लाई क्या चीज है। सप्लाई आपको बताई ना, किसी चीज को बेच देना, किसी चीज को ऑक्शन कर देना, किसी चीज को प्राइवेट इस्तेमाल में ले आना, किसी चीज को ऑक्शन से डिस्पोजल कर देना किसी को, ये सारी सप्लाई में आती है। और टैक्सेबल सप्लाई क्या चीज है? हमारा ताल्लुक तो टैक्सेबल सप्लाई के साथ है ना। टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई है, मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय एन इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, distributor or retailer other than a supply of goods which is exempt under section 13। ठीक है, आपने यहां तक रखना बस, ठीक है। ये टैक्सेबल सप्लाई जो है ना ये मींस सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई जिसमें टैक्सेबल गुड्स नहीं है, मसलन आप अगर ईंटें बेच रहे हैं, वो गुड्स ही टैक्सेबल नहीं है, तो अगर ईंटें बेचने का अमल टैक्सेबल सप्लाई नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप टैक्सेबल गुड्स नहीं बेच रहे, टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूध के डब्बे बेच रहे हैं, ठीक है, और आप रिटेलर हैं,
तो ये टैक्सेबल सप्लाई है। आप दूध के डब्बे बेच रहे हैं, आप रिटेलर हैं, दूध के डब्बे एक टैक्सेबल गुड्स है, इसकी सप्लाई आप कर रहे हैं तो आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन 13 में जो चीजें दी हुई हैं वो एग्जाम्प्ट हैं। अगर एग्जाम्प्ट चीजें आप बेच रहे हैं तो आप टैक्सेबल गुड्स नहीं बेच रहे हैं। टैक्सेबल गुड्स ना बेचने का मतलब ये कि आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे। टैक्सेबल सप्लाई उसी वक्त होगी जब आप टैक्सेबल गुड्स बेच रहे होंगे, और वो टैक्सेबल गुड्स मेड बाई एन इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। वो टैक्सेबल सप्लाई इंपोर्टर हो सकता कर रहा हो, बाहर से चीजें लाता हो, और वो कमर्शियल इंपोर्टर है और चीजें बेच रहा है लोगों को, ठीक है, वो भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। और अगर वो मैन्युफैक्चरर है, चीजें खुद ही बना रहा है, या होलसेलर है मैन्युफैक्चरर से लेता है, या डिस्ट्रीब्यूटर है मैन्युफैक्चरर से लेता है, या रिटेलर है जो होलसेलर से लेता है, और इन चीजों को टैक्सेबल गुड्स को जो है वो सप्लाई करता है, तो वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, ठीक है। टैक्सेबल गुड्स क्या होंगी? ये जैसे तमाम गुड्स जो एग्जाम नहीं है वो टैक्सेबल गुड्स है। जो सेक्शन 13 से बाहर है गुड्स, एग्जाम सप्लाई से बाहर है गुड्स, वो टैक्सेबल गुड्स है, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई भी आपको पता चल गया, एग्जाम्प्ट सप्लाई भी आपको पता चल गया। एग्जाम्प्ट सप्लाई वो है ऐसी चीजों की जो सप्लाई जो सेक्शन 13 में एग्जाम्प्ट की गई है, 6 शेड्यूल में उनकी डिटेल दी गई है। इसी तरह टैक्सेबल सप्लाई उन चीजों की सप्लाई है जो टैक्सेबल गुड्स है। मिक्स नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बस आपको चीजें सादा सादा ही है। ये फार्मूला जो है ना, ये बस अभी स्लाइड के तौर पे सामने आप रख लें, अभी समझाना आपको नहीं है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। ये बस किसी ने बताया था कि ये फार्मूला जो है ना वो लास्ट ईयर जो है ना एग्जाम में आया है, शायद ये आया हो, बस ये आपने रख लेना है नोटिस के लिए, और ये किसी जगह पे लिख भी लेना है, और एग्जाम वाले दिन जब आप जा रहे होंगे तो साथ में ये ना अल्टीमेट एंड पे जो आपने न्यूमेरिकल आपको हमने देना है, आपने याद भी कराना है, तो ये आपने लेके जाना है टैक्स फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि किसी सप्लाई के अंदर कितना सेल टैक्स है उसको निकालने का ये फार्मूला है। ये कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में और सेल टैक्स शामिल क्लब हुआ पड़ा है तो उसमें से कैसे पता चलेगा। अच्छा, कुछ कह रहे हैं जी ये बिल्कुल आया था जी, ये हो सकता है इस साल ना भी आए, लेकिन हम आपको एहतियातन बताएंगे, हमें किसी ने बताया था ये आया। हमने कोशिश की है पेपर पास जो है ना वो किसी से पूछे जाए, लेकिन हमें जो ओरिजिनल एफपीएससी की फाइल है ना, वहां से जो ओरिजिनल सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट हमें मिल गया था, एक पेपर नहीं मिल रहे हमने। बाकी एफपीएससी ने दूसरे जो टैक्स के एग्जाम्स लेती है, जो एफबीआर के दूसरे ऑफिसर्स के डिपार्टमेंटल एग्जाम एफपीएससी लेती है, उसमें से हमने 6 साल के जो एमसीक्यूज हैं वो आपके एमसीक्यूज में डाले हैं। ये जो मिक्स्ड एमसीक्यूज वाला जो आपको फोल्डर मिला है, फाइल मिली है, इसके अंदर 6 साल में मुख्तलिफ एफपीएससी ने जो एमसीक्यूज पूछे हैं टैक्स ऑफिसर्स के इम्तिहानात में, वो हमने एमसीक्यू सारे डाल दिए उसमें इसलिए कुछ एमसीक्यूज बड़े एडवांस लेवल के हैं, बहुत टेक्निकल नहीं है। वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू पीपल वुड बी सॉल्विंग ऑल एमसीक्यूज एंड वुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द स्टफ। कुछ चीजें जो है वो अगर आपके ऊपर से गुजर रही हैं तो बस गुजर रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली द पीपल हु डू दोज थिंग्स और हैविंग ट्रेनिंग ऑफ 8 मंथ्स 10 मंथ्स, 1 साल लगाते हैं वो फील्ड में, और फिर जाके वो फिर भी वो गलत कर देते हैं। तो आप लोग जो है ना बिल्कुल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप तो बिजली की तरह पढ़ रहे हैं टैक्स का लॉ। अगर आपको जो है ना वो उस सर के ऊपर से कुछ चीजें सर, मैं आई मीन 95% चीजें आपको आनी चाहिए, 5% उसमें एमसीक्यूज ऐसे हैं जो हमने जानबूझ के डाल दिए। कुछ ऐसे एडवांस लेवल के आप में लोग होंगे, किसी ने सीए वगैरह किया हुआ है या टैक्स वगैरह पढ़ा हुआ है, तो वो उन्हें समझ सकेगा, बाकी आम जो लोग हैं शायद उनको ना ही। और 5% से भी कम एमसीक्यूज है जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के। तो टैक्स फ्रैक्शन का फार्मूला जो है ना तमाम दोस्तों ने जो है ना याद रखना है, ताकि बवक्ते जरूरत सनद रहे और इस्तेमाल आ सके। इसका कंसेप्ट और ये सारी चीजें जो है ना हम आपको एक जो है ना जिस दिन हम बिड फेयरवेल कर रहे होंगे ना उस दिन आपको थोड़ा समझाएंगे। आपने ये चीज जो है ना ये बस फार्मूला रखना है, इसका इस्तेमाल किया, आगे जाके भी हम इसको टैक्स फ्रैक्शन को कोशिश करेंगे कि किसी न्यूमेरिकल में जो है ना इस्तेमाल इसे कर सके, ताकि आपको इसकी कॉन्सेप्ट आ जाए। इतनी मुश्किल चीज तो नहीं है, लेकिन ये देखा गया आमतौर पे जो है ना अच्छे भले जो लोग पढ़ रहे होते हैं ना वो ही भूल जाते हैं टैक्स फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आया ना पिछली वजह से, इसलिए हमने इसे डाला है, पिछले साल का इसमें रेट लगा हुआ है। अच्छा, ये अब जो ना एक चीज आ गई छोटी सी, मैं आपके सामने ये आई एम गोइंग टू डिस्प्ले, और ये दिलचस्प चीज तो है, नाम इसका बड़ा अच्छा है, लड़के तो बड़े खुश हो रहे होंगे टैक्स फ्रॉड का नाम सुन के। फ्रॉड जो है ना ये बड़ी जालिम चीज है। ये सेल टैक्स का लॉ
इज अ क्रिमिनल लॉ। यानी कि सेल टैक्स का जो कानून है, इनकम टैक्स का कानून को कहते हैं ये सिविल लॉ है। आप में से जो लॉ के ग्रेजुएट हैं उनको सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का फर्क पता होगा। सेल टैक्स में ये ऐसे है जैसे क्रिमिनल लॉ होता है, इसमें बंदों को ऐसे गिरफ्तार किया जाता है, बंदों को ऐसे पकड़ा जाता है, और ये बड़ा जालिम कानून है। और इसमें बड़े, अभी चारकोल कराची का जो ऑनर है ना, वो इस वक्त अंडर अरेस्ट है कराची में, उनको पकड़ा हुआ है टैक्स वालों ने, उसने को फ्रॉड किया है। और ये सेठ तुफैल टोके वाला, लोहे वाला, पंजाब में बड़ा मशहूर है, लाहौर का है। उसके बेटे को भी पकड़ा था पिछले दिनों में उन्होंने। बड़े लोग पकड़े जाते हैं सेल टैक्स में, जो है ना वो माफी नहीं है, ये तो बड़ा जालिम कानून, बहुत जालिम कानून है। इसमें असल में ये है ना कि सेल टैक्स समझा जाता है ये स्टेट का पैसा है। अगर ये कोई हाथ में लेके घूम फिर रहा हो, इधर दौड़ पौड़ रहा हो ना, तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाता। टैक्स वालों को पता चल जाए उसको तो बहुत, अदालतें भी उसको जो है ना रिलीफ नहीं देती। इनकम टैक्स में रियायत मिल जाती, सेल टैक्स में रियायत नहीं मिलती। सेल टैक्स में तो वो उसी वक्त गर्दन मरोड़ देते हैं बंदे की, उसको डालते हैं अंदर और पार ले जाते हैं। टैक्स फ्रॉड जो है ना, ये क्या चीज है, इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, बड़ी एग्जॉस्टिव सी डेफिनेशन है। इसमें यह है कि जानबूझ के या बेईमानी से या फ्रॉडोलेंटली, आपकी नीयत है किसी काम को बुरे तरीके से करने की, या आपके पास कोई कानूनी बहाना नहीं है, लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है किसी चीज को करने का, तो आप कोई भी ऐसा एक्ट कर देती हैं या किसी की मदद कर देती हैं वो करने में, या ओमिटिंग टू टेक एनी एक्शन, या कोई एक्शन लेना भूल जाते हैं, और कॉजिंग द ओमिशन टू टेक एनी एक्शन, या आप कोई ऐसा काम करते हैं कि कोई और भूल जाता है वो एक्शन लेना, और इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे तो भी आप टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आप फॉल्सिफाई कर रहे हैं, नीचे ये फॉल्सिफिकेशन दी है, ये इस डेफिनेशन शायद ये आपको याद भी हो जाए, फॉल्सिफाइंग और कॉजिंग फॉल्सिफिकेशन दी सेल टैक्स इनवॉइस। सेल टैक्स इनवॉइस ये होती है कि जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड बंदा जो है ना आपको इशू करता है कि मैंने इतनी चीजें, इतने रुपए की चीजें इस बंदे को बेची हैं और इससे इतना आउटपुट टैक्स ले लिया है, यानी कि आपके लिए वो इनपुट टैक्स होगा। ठीक है, ये ऊपर वाली कोई भी चीज आप करते हैं ना, अगर आपने कोई टैक्सेबल सप्लाईज ऐसी की हैं विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड, जैसा कि पॉइंट 2 है, और इससे स्टेट को नुकसान हुआ है, या आपने पहला नंबर जो है डूइंग ऑफ एनी एक्ट किया है, या किसी की कॉजिंग टू डू एनी एक्ट किया है, आपने मदद की है किसी की कोई काम करने में जिससे स्टेट को नुकसान हुआ है, आपकी नीयत थी, ठीक है, स्टेट को नुकसान पहुंचा जाए या सेल टैक्स की लायबिलिटी जो है वो कम दिखाई जाए, तो ये आपने सेल टैक्स फ्रॉड के मुर्तकिब हुए आप। ये आगे बहुत ज्यादा काम तो नहीं आएगी सेल टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन, जरा ऐसे मसाले के लिए मैंने डाल दी है ताकि आप, ये इम्तियाज अली साहब हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और ही जस्ट आस्किंग व्हाट इज इनपुट टैक्स। भाईजान, इनपुट टैक्स इज द टैक्स दैट यू पे व्हाइल मेकिंग परचेजेस। ठीक हो गया जी। ये आगे टैक्स फ्रॉड के बाद जो ना मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ी सी अब ये समझ लेनी है आपने, ये मुश्किल नहीं है जो मैं चीजें आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज है। ये टैक्स इनवॉइस क्या होती है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 23 के तहत इशू किया जाता है। सादा लफ्जों में ये है कि आपने कोई चीज खरीदी तो जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है ना, वो एक सेल टैक्स इनवॉइस इशू करेगा जिसमें वो लिखेगा मैंने ये चीज इनको बेची, इतनी इसकी कीमत थी, इतनी इसकी क्वांटिटी थी, ये मेरा सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरा सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, इतने रुपए की चीज इन साहब को मैंने बेच दी, इतना सेल टैक्स इन पे ले लिया। ये टैक्स इनवॉइस होती है, ये इशू करनी होती है जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जो भी उसे कोई चीज करनी हो। और टैक्स पीरियड क्या होता है, ये महीने का पीरियड है अमूमन, या गवर्नमेंट कोई 1 महीने से ज्यादा भी कर सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 3 महीने का पीरियड भी किया हुआ है गवर्नमेंट ने जो ना सेल टैक्स। अमूमन ये 1 महीने का पीरियड, ये इसको टैक्स पीरियड कहते हैं। ये टैक्सेबल एक्टिविटी है जी, आपके सामने मैं इसे डिस्प्ले कर रहा हूं, ये आ गई आपके सामने। ये क्या चीज है जी, टैक्सेबल एक्टिविटी क्या चीज है? टैक्सेबल गुड्स आपने पढ़ ली, टैक्सेबल सप्लाई आपने पढ़ ली, एग्जाम्प्ट सप्लाई आपने पढ़ ली, खाली सप्लाई आपने पढ़ ली। टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कोई भी शख्स कर रहा हो, चाहे मुनाफे के लिए कर रहा हो चाहे ना, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे आप।
एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाई अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट, और इसमें ये चीजें भी शामिल हैं जो नीचे दी गई हैं, ठीक है। एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, कोई बिजनेस करना, कोई ट्रेड करना, मैन्युफैक्चर करना, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये अगर आप कर रहे हैं तो इसकी एक लिमिट है जिसके बाद ये टैक्सेबल हो जाती है। इसी तरह कोई एक्टिविटी जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो, रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस इन्वॉल्व हो, या दोनों चीजें हो, ऑल दो सर्विसेज जो है वो हमारे एम्बिट से निकल गई हैं, प्रोविंशियल सेल टैक्स में चली जाती हैं, लेकिन वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी में आएंगी। वन ऑफ एडवेंचर हो, कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड हो, वन ऑफ एडवेंचर है जो आप कभी कभार कर रहे हो, रोजाना ना करते हो। एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई आप कारोबार शुरू कर रहे हैं और उस कारोबार को कमेंस करने से पहले कोई चीज आपने काम, जैसे कोई मशीनरी मंगवा रहे हैं, अभी आपने फैक्ट्री लगाई नहीं है लेकिन आपने इंपोर्ट की है कोई मशीनरी, वो भी एक टैक्सेबल, वो भी एक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। उम्मीद ये चीज समझ लगी होगी। लेकिन इसमें कुछ चीजें शामिल नहीं है टैक्सेबल एक्टिविटी में। पिछली चीजें तो शामिल थी, मैं वो पिछली चीजें जो है ना फिर डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके सामने। ये मैंने अभी ये की है दूसरी चीजें, लेकिन मैं पिछली स्लाइड जो है ना वो आपको फिर दिखाना चाह रहा हूँ। ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो हमने लिस्ट की हैं, ठीक है। आपने कोई बिजनेस किया, कोई ट्रेड की, कोई मैन्युफैक्चरिंग की, कोई सप्लाई ऑफ गुड्स की, रेंडरिंग ऑफ सर्विस की, वन ऑफ एडवेंचर किया, कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड किया, कोई ऐसी चीज की जो बिजनेस शुरू करने से कमेंसमेंट के दौरान की, या टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ की। लेकिन टैक्सेबल एक्टिविटी में ये चीजें शामिल नहीं है। ये मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, ये क्या चीजें अब डिस्प्ले होंगी आपके सामने। The activities of an employee providing services in that capacity to an employer, वो तो फिर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है ना, वो आपकी सैलरी ले रहे हैं आप, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। वो सर्विस आल्दो आप दे रहे हैं लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है। An activity carried on by an individual as a private recreational pursuit or hobby, आप कोई भी हॉबी के तौर पे कोई चीज करते हैं, रेक्रिएशनल परसूट के तौर पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कोई टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आएगी। या इसमें दिया हुआ उन्होंने एनी एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल व्हिच इफ कैरीड ऑन बाय एन इंडिविजुअल वुड फॉल विद इन सब क्लॉजेस बी, यानी कि ये भी बी की ही एक एक्सटेंशन है। ये थोड़ी कंफ्यूज कर देने वाली है, लेकिन ये मिटाने लगा था मैंने लेकिन मिटाई नहीं लाइन, लेकिन आप ऊपर वाली दो लाइनों पे पढ़ें। कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जहां रिलेशनशिप है, आप एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। या आपने रिक्रिएशन अपनी तफरीह के लिए कोई सैर सपाटे की हैं तो वो एक्टिविटी टैक्सेबल नहीं है। आप खुद मरी सैर करने गए तो आपने कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं की। लेकिन अगर आप लोगों को ले गए हैं, ठीक है, सैर करवाने के लिए, तो ये आपने टैक्सेबल एक्टिविटी कर दी है, क्योंकि आपने तो थोड़ा सा कारोबार कर दिया ना। ठीक है, आपने कोई हॉबी है, आपका कबूतर पालते हैं, कबूतर पालना, इस पे टैक्स लग जाए तो मर जाएंगे सारे, ये कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप कबूतर, लोगों को कबूतरों की खिदमत देना शुरू कर दें, कबूतरों के जनाब एक्सपर्ट बन जाए और हॉबी ना रहे, वो आपका बिजनेस बन जाए और एडवेंचर इन द नेचर ऑफ बिजनेस बन जाए, ट्रेड बन जाए, तो फिर वो एक टैक्सेबल एक्टिविटी में चला जाएगा। अच्छा, ये मैं ना डेफिनेशन, ये भी थोड़ी सी ट्रिकी है, मैं आपको पहले बता दूंगा। असल में मैं जब ट्रिकी बताता हूँ आप लोग थोड़े कॉशियस हो जाते होंगे, इतनी भी ट्रिकी नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई की, यानी कि आपने कोई चीज सप्लाई की है तो उसका वक्त क्या है, कौन सा वक्त उसका टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर होगा। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई दो समझने वाली चीजें। इसमें पहला पॉइंट है, ये आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। अब ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप चीजें बेच रहे हैं और अदर देन हायर परचेज एग्रीमेंट, यानी कि नकद दामों में चीजें बेच रहे हैं। अगर आप, ए पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप नकद दामों में चीजें बेच रहे हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई वो है जब आपने गुड्स डिलीवर कर दी, ठीक है, पहली कंडीशन। अगर आप नकद चीजें बेच रही हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई ये, या तो आपने चीजें डिलीवर कर दी या आपने उस बंदे को कह दिया यार ये चीजें पड़ी है ले लो, वो टाइम ऑफ सप्लाई है। लेकिन अगर आप उधार चीजें बेच रहे हैं, बी पॉइंट उससे डील करता है, हायर परचेज एग्रीमेंट पे चीजें बेच रहे हैं, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई किया उसमें। फिर टाइम ऑफ सप्लाई ये है कि जब आपने उससे मुआयदा किया यार ये 1 लाख रुपए की चीजें तुझे ना मैं दूंगा, अभी आपने दी नहीं, अभी आपने एग्रीमेंट किया है, ये टाइम ऑफ सप्लाई है। ये टाइम ऑफ सप्लाई उसी वक्त वो काउंट होगा। और सर्विसेज के जमन में टाइम ऑफ सप्लाई जब होता है जब आप सर्विसेज रेंडर करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट जैसे किसी को आपने पेंट करके देना है, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई वो होगा जब आपने पेंट कर दिया, ना कि आपने एग्रीमेंट किया।
ना कि आपने उससे कह दिया कि मैं पेंट कर दूंगा, हम ही भर ली, नहीं। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई वो है जब आपने कहा जी ये दीवार पे ब्रश हो गया, ये मैंने पेंट कर दिया जी, ये पेंट हो रहा है जी, ये टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है जी, टाइम ऑफ सप्लाई याद रखने वाली चीज है। एक वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है जी, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों जो है ना सप्लाई से रिलेटेड चीजें। सप्लाई की वैल्यू क्या होगी, कीमत क्या होगी, वक्त तो उसका हो गया ना कि किस वक्त आपने वो सप्लाई की, लेकिन उसकी क्या कीमत है, वो क्या समझी जाएगी, उसकी क्या कीमत है। अब इसमें सेक्शन मैक्शन जो लिखे हुए हैं वो चाहे आप भूल भी जाएं, लेकिन मोटी चीज आपके जहन में याद होनी चाहिए। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ना, ये है कंसिडरेशन ऑफ मनी इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज excluding the amount of tax which the supplier receives from the recipient for the supply। अब इसमें वही चीज आ गई जो हम पिछली पढ़ रहे थे, यानी कि किसी चीज को बेचने के जो भी पैसे आपने लिए हैं सिवाय सेल टैक्स के, सिवाय सेल टैक्स के। आप जैसे नासिर ने कहा था कि 60 रुपए की चीज है जिसमें 50 रुपए तो रिटेल प्राइस है उसकी, 10 जो है वो उसकी सेल टैक्स उसको लगा, भाई इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ना वो 50 रुपए एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। बाज़ औक़ात डिस्काउंटेड होती हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस जो होती हैं उनमें वैल्यू सप्लाई क्या होती है, इनमें ये होती है डिस्काउंटेड प्राइस एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट्स। यानी कि इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट्स हमारे लिए वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं होती, हम उसको भी शामिल करते हैं। अगर कोई गुल अहमद वाले कहते हैं ना 70% ऑफ पे हम चीज बेच रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई आप 70% ऑफ पे बेचते रहे भले, हमारे लिए ये 70% ऑफ जो आपने की हुई है ये भी इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। और इस पे अगर आप एक 2000 की 2200 रुपए की चीज जो है 1100 रुपए में बेच रही है, तो जो 1100 रुपए आप कह रहे हैं आपने डिस्काउंट दी, हमारे लिए ये 2200 की 2200 कीमत, इसी पे सेल टैक्स चार्ज होगा। इसी तरह जहां पे चीजों की वैल्यू असरटेन करना मुश्किल हो जाए, चीजों की वैल्यू ऐसी हो, स्पेशल नेचर होती है ट्रांजैक्शंस की, तो वहां पे मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना उसकी वो प्राइस कंसिडर होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। ठीक है, जब चीजें आप इंपोर्ट कर रही हैं, नीचे ये टॉपिक है छोटा सा कि जब आप इंपोर्ट करती हैं तो जब चीजों की जो इंपोर्टेड आइटम्स उनकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या काउंट होगी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी कि आपने एक गाड़ी मंगवाई है बाहर से 13 लाख रुपए की, उस पर उन्होंने 5 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी लगा दी है, 4 लाख रुपए इनकम टैक्स लगा दिया है और कोई 1-2 टैक्स लगा दिए, टोटल उन्होंने बना दिए 20 लाख रुपए। तो अब आपने उस पर 20 लाख पे सेल टैक्स बना लें, कितना बनाया आपने, उस पर 3 लाख बना लिया या 2 लाख सेल टैक्स बना लिया। सेल टैक्स से पहले पहले जो उसकी कीमत है ना, जो इंपोर्ट में वैल्यूएशन जो हुई है उसकी, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, सेल टैक्स शामिल नहीं है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अच्छा जी, बाकी ये कि जहां इनवॉइसेस में वैल्यू ना दी गई हो, जहां पे इनवॉइस में गलत वैल्यू दी गई हो, तो फिर उसकी कीमत वो होती है जो वैल्यूएशन कमेटी जो है डिटरमिन करते हैं। वैल्यूएशन कमेटी सेल टैक्स के तहत बनाई जाती है, इसमें सेल टैक्स के लोग भी होते हैं, यानी हमारे एफबीआर के लोग, इसमें ट्रेड बॉडी के लोग भी होते हैं, कमेटी बनाई होती है। सम टाइम लोग गलत कीमत डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर उसकी कीमत सही पता कराने के लिए वैल्यूएशन की जाती है। बस ये खत्म होने वाला, परेशान ना हो, बस थोड़ा रह गया। ये भी आपको कंफ्यूज करेगी, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस्तेमाल करने की। नीचे दिया हुआ देखें आपका वो, विद रेफरेंस टू रिटेल द प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ रिटेल टैक्स आर सच द प्राइस विच द बोर्ड में, ये 50 रुपए वाली मिसाल आपको दे दी। ये सारी मिलती जुलती चीजें, बस एक कॉन्सेप्ट है, अगर वो थोड़ा समय लग जाए तो सारी